प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2004 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग है। तो देखिए क्या है गुणनखंड प्रमेय। यदि पी एक्स कोई बहुपद है जिसकी न्यूनतम घात 1 है तो एक्स माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0। तो बच्चों, पिछली प्रश्नावली से पहले हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा था और उस प्रश्नावली में शेषफल प्रमेय के प्रश्न भी हल किए थे। तो मैंने वहीं पर आपको स्पेशल केस बताया था। क्या होता था शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय में ये होता था, ऐसे ही एक बहुपद होता था, इसकी न्यूनतम घात 1 होती थी। तो उसमें एक्स माइनस ए इसको भाग देता था पी एक्स को। तो एक्स माइनस ए अगर पी एक्स को भाग देता था तो पी ए क्या होता था? शेषफल होता था। ठीक है, तो मैंने उसी समय बता दिया था कि एक्स माइनस ए जब पी एक्स को भाग देगा तो पी ए शेषफल तो होता है, लेकिन वो पी ए अगर कहीं पर 0 हो जाएगा, यानी ये भाग देने, यानी जो शेषफल जो आ रहा है, यानी पी ए तो शेषफल है, वो अगर वहाँ है तो कहने का मतलब है यहाँ पर भले ही गुणनखंड प्रमेय नहीं है तो वो नियम इसके लिए अलग थोड़ी ना हो जाएगा। अगर पी ए अगर वहाँ पर शेषफल होता था तो शेषफल यहाँ पर भी पी ए शेषफल है। तो लेकिन अभी कैसा शेषफल है, वहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे तो शेषफल 0 भी आ रहा था और बिना 0 को भी आ रहा था। तो मैंने बता दिया था बच्चों, जैसे कहीं पर शेषफल 0 हो जाएगा, यानी पी ए तो शेषफल कहलाता था, वहाँ भी कहलाता और यहाँ भी कहलाता है। तो पी ए जैसे अगर 0 हो जाएगा तब ये जो एक्स माइनस से भाग देने वाला था यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझिए आप इस उदाहरण से। यानी अगर 3 अगर 16 को भाग देता है तो एक शेषफल बचता है, 3 पंजे 15 और 1 16। लेकिन अगर 3 16 के जगह 15 को भाग दे दे तो शेष उसमें शून्य बचता है, 3 पंजे 15 पूरी बार कट जाता है। और तब आप क्या कहते हैं? 15 का गुणनखंड 3 है, यानी जो भाग देने वाला है वही गुणनखंड बन जाता है। लेकिन 16 को भी तो 3 भाग दे रहा है, तो 16 का गुणनखंड 3 है नहीं है ना। तो कहने का मतलब है अगर कोई भाग देने वाला भाजक, ठीक है, अगर भाग देने वाला किसी संख्या से, मतलब किसी भाजक से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो भाजक ही क्या बन जाता है? गुणनखंड बन जाता है। तो कहने का मतलब है जो शेषफल प्रमेय ये कहता था कि इसको भाग देने पर ये शेषफल होता है, तो गुणनखंड प्रमेय से आगे की बात ये कहता है कि अगर ये शेषफल 0 हो जाएगा तो ये एक्स माइनस ए ही आपका गुणनखंड बन जाएगा। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, हम जानते तो हैं। जैसे हमने बोल दिया, अगर जैसे शेषफल 0 हो जाता है तो भाग देने वाला ही गुणनखंड हो जाता है। तो यही गुणनखंड प्रमेय हमें कह रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि पी एक्स कोई बहुपद है तो जिसकी न्यूनतम घात 1 है तो एक्स माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0। नई चीज़ वहाँ पे थी शेषफल प्रमेय में कि एक्स माइनस ए भाग देने पर ये शेषफल होता था। ठीक है, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तो हम समझ ही रहे हैं। और इसके बेस पर हमने क्वेश्चन भी किया था वहाँ अंतिम प्रश्न, कि हमने वहाँ पर देखा था कि उसी में हमने गुणनखंड शेषफल, यानी कहने का मतलब है शेषफल वाले प्रश्नों में ही हम गुणनखंड बता सकते हैं। यानी शेषफल, अगर शेषफल चेक करने के लिए तो हम एक्स माइनस ए के लिए पी ए को चेक करेंगे और एक्स प्लस ए के लिए पी माइनस ए को चेक करेंगे। मैंने कहा यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस को चेक करेंगे, प्लस के लिए माइनस को चेक करेंगे। और माइनस के लिए प्लस और प्लस के लिए माइनस कैसे निकलता है? वो उसके शून्य निकाल के चलता है पता। और वो हमने पिछली बार भी किया था, यहाँ भी वही करेंगे। यानी जो भाग देने वाला है, यानी वहाँ पर हम किसका शून्य निकाल रहे थे? जो भाग देने वाला है। तब शेषफल निकालने के लिए हम उसके शून्य निकाल लेते पहले। सबसे पहले जो भाजक हो रहा था उसके शून्य निकाल लेते, यानी उसको 0 के बराबर रख के। और यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर उसको गुणनखंड है या नहीं है बताना है। तो यानी गुणनखंड भी तो वही होगा ना जो भाग देने वाला होगा। यानी पूर्ववर्ती हम क्या करेंगे? पिछले एक्सरसाइज की तरह ही बिल्कुल उसी लीक पे हम क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। पहले हम उसको क्या करेंगे? 0 के बराबर रख के उसके शून्य निकालेंगे। ठीक है, और शून्य निकालने के बाद हम क्या कह देंगे? बस उसको उसमें रख देंगे बहुपद में। जैसे वो अगर शून्य अगर 1 आ गया तो P1 निकाल देंगे, शून्य अगर -1 आ गया तो P-1 निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। और जैसे वहाँ पर तो क्या होता था, खाली शेषफल ही निकालना था, तो जो P1 या P-1 का मान हो जाता था वही शून्य हो जाता था, वही शेषफल हो जाता था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? उसको रखने पर उसका मान शून्य भी आएगा, तभी गुणनखंड होगा वो। ये देखिए, जैसे यहाँ पर भी हमने वही किया, यहाँ तक का काम पिछली बार की तरह ही किया है। लेकिन जब यहाँ पर इसको रख रहे हैं हम एक्स में, पी एक्स की जगह P-1, ऐसे हमने बहुत प्रश्न पिछली बार किए थे, तो शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो उसी स्टाइल में हमने कर दिया पिछली बार से हमने किया भी था। तो चूंकि शेषफल बराबर 0 तो ये इसका एक गुणनखंड है। तो इसको आप यहाँ पर शेषफल बराबर 0 रखते हैं, P-1 बराबर 0। कि गुणनखंड प्रमेय यहाँ पर शेषफल गुणनखंड प्रमेय यही कह रहा है कि P अगर A 0 होता है तो एक्स माइनस ए गुणनखंड होता है। यानी P-1 अगर गुणनखंड है, यानी माइनस का यहाँ 0 आ रहा है तो x+1 गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगर P+1 होता तो x-1 गुणनखंड होता है। ठीक है, क्योंकि ये -1 कैसे निकलता है? प्लस होने से। प्लस वाले को 0 करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस वाले को 0 करेंगे तो प्लस आएगा। यानी प्लस वाले को 0 करा है तो ये माइनस आया, तो और माइनस को रख के 0 मिल गया। तो कहने का मतलब है इसको P को रखने पर 0 आ गया, तो यानी P को रखने पे 0 आ गया, तो x माइनस, यानी इसको x से माइनस करेंगे तो यानी x माइनस प्लस, ये
क्योंकि एक रखने पर जीरो आ गया तो एक्स माइनस एक गुणनखंड होता है ना, तो -1 रखने पर जीरो आ गया तो उल्टे भी समझ लो इसको, एक्स माइनस माइनस यानी एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, एक्स प्लस वन गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यही है, जो जिस शून्य को हमें चेक करना हमें चेक करना होता है, जिस बहुपद को हमें चेक करना है गुणनखंड है या नहीं है तो जैसे पूर्वत हम उससे भाग देने पे शेषफल निकालते थे, तो वैसे ही काम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, अब उस यहाँ पर हम दिखा देंगे कि वो शेषफल शून्य आ जाता है, और जैसे शून्य शेषफल आ जाएगा तो तभी वो गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बेस पे हम आपको प्रश्नावली करते हैं। इसमें अभी एक और है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड है सेकंड, इस पर भी जब प्रश्न आएंगे तब हम उसमें इसके बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया, तो आप समझ गए गुणनखंड पर में, यदि पी एक्स कोई बहुपद है जिसकी न्यूनतम घात एक है, न्यूनतम घात एक का मतलब कम से कम वो एक्स घात एक घात का होना चाहिए, एक्स के रूप में कम से कम होना चाहिए। पिछली बार आपको घात के बारे में बताया गया है, तो जिसकी न्यूनतम घात एक है, तो न्यूनतम का मतलब एक एक्स वाला हो, एक्स स्क्वायर वाला हो, लेकिन एक्स से कम घात का ना हो। ठीक है, खाली अंकों में संख्या में नहीं हो मतलब। ठीक है, तो जिसकी न्यूनतम घात एक है तो x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा यदि p बराबर 0। अब हम प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। तो जैसे मैंने आपको समझा दिया, x प्लस वन को गुणनखंड बताना है, तो x प्लस वन का शून्य निकाल दिया, x प्लस वन बराबर 0 से x बराबर -1। ठीक होगा बच्चों, तो ये शून्य को यानी यही भाग, इसको गुणनखंड बताना है तो पहले हम यही तो चेक करेंगे ना, इससे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो भाग देने पर शेषफल वही आएगा जो इसके शून्य को रखने में आएगा, जैसे बिल्कुल पिछली बार किया था। तो पी एक्स बराबर अगर ये है तो p -1 का मान निकालना है, ये -1 का क्यूब धन -1 का स्क्वायर धन -1 धन 1, वही पिछली बार की तरह। तो आपको बता दिया कि विषम घात क्या होती है, माइनस के बराबर होती है -1 की, और समघात क्या होती है, +1 के बराबर होती है। तो ये -1 आ गया, +1 आ गया, ये -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस। तो देखिए प्लस के 2 और माइनस के 2 कट के 0। तो आपने दिखा दिया कि p -1 की वैल्यू अगर 0 आ गई है, तो कहने का मतलब यानी आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि शेषफल अगर 0 आ गया है ना, तो x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, तो x प्लस 1 उसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो या इसको इस रूप में ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि p शेषफल ही क्या है, p -1 ही क्या है, शेषफल होता है। ये पिछली बार भी हमने बताया था ना कि जब x प्लस 1 से भाग देने का मतलब ये p जो इसके शून्य का आया होता है, इसको रख के यही आपका शेषफल हुआ होता है। तो यही गुणनखंड प्रमेय भी कहता है। तो यहाँ पर आप ऐसा दिखा देंगे इसको, आप जैसे मैंने ये लिखा है, इसके बदले इस p -1 के बदले शेषफल बराबर 0, तो ये इसका गुणनखंड भी लिख सकते थे, जो कि हम गुणनखंड प्रमेय में शेषफल का वर्ड नहीं आ रखा कहीं पर। ठीक है, वो आपने अपने उससे समझना है। देखो गुणनखंड प्रमेय में आ रखा कि p बराबर 0, तो आपने समझना है कि p क्या चीज़ है। p वही चीज़ है जो x माइनस एक से भाग देने में शेषफल है, वो आप पिछली बार पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम इसको सवाल को गुणनखंड प्रमेय के रूप में कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न था, उसको हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम किया था, लेकिन इसके बदले मैंने चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए इसका गुणनखंड है लिखा था। आप देखिए जरा 7 + 3x वाले को, मैं चाहता तो इसको यहाँ पर भी इसको ऐसे कर सकता, गलत दोनों नहीं है, दोनों एक ही बात है, लेकिन चूंकि यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का हमको दिखाना है तो बात तो एक ही है, तो इसको शेषफल ना कहो तो गुणनखंड प्रमेय कह दो, है तो शेषफल ये भी। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय से चूंकि ये बराबर 0 आ गया तो इसलिए इसका गुणनखंड है। यानी हम p -1 निकाल रहे हैं तो शेषफल ही तो निकाल रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि शेषफल जब हमने इसको ये प्रोसेस सेम कर रखी है, x प्लस 1 का से -1 निकालने का प्रोसेस कर रखी है, तो इसका मतलब ये शेषफल ही तो निकल रहा है। तो कहने का मतलब अगर शेषफल 0 आ गया या p -1 0 आ गया तो इसका गुणनखंड है, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से। इस तरह से आपने करना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट है, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ नहीं है डिफरेंट। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या है, जो भाग देने वाला है उसको मैंने बोला था जैसे वो भी एक बहुपद होता है अपने आप में, उसको एक gx नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर हो सकता, वैसे तो ये भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो px तो वही है जिसमें भाग देना है, और gx को दे दिया x + 2। जैसे यहाँ पर तो खाली बताना था कि x + 1 है या नहीं है, अब यहाँ पर x + 2 को बताना है तो वही, लेकिन उसको नाम देता है gx, यानी करेंगे तो आप वही, यानी जैसे x + 1 का शून्य निकाला था ऐसे x + 2 के शून्य निकालेंगे, लेकिन नाम उसको दे देंगे gx। बाद में कह देंगे जैसे x + 2 हो रहा था ऐसे gx होगा या नहीं होगा। तो क्या करा आपने, वही जो gx बराबर x + 2 का शून्य निकाला, वही जैसे इट इम्प्लाइज करते हैं ना, जैसे बार बार पिछली बार भी कर रहे थे। तो यानी इसको बराबर, यानी इसका शून्य निकाला मतलब इसको अगले स्टेप में 0 के बराबर रख दिया, 0 रखेंगे मतलब ये प्लस वाला यहाँ से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो x का मान -2 आ जाता है, मतलब 0 के बराबर रखने से x का मान ही तो निकलता है। और उस x के मान को जैसे px में रखते थे ऐसे यहाँ भी रख देंगे, px बराबर अब इसमें यही है,
एक्स क्यूब धन 3x² धन 3x धन 1, तो p-2 निकाला जाएगा इसमें बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये -2 निकाल के देखो, -2 का क्यूब एक्स की जो -2, ऐसे यहाँ पे एक्स की -2, यहाँ पर भी एक्स की -2 +1। देखो ये -2 का क्यूब क्या हो गया, देखो 2 का क्यूब तो 8 होता है। मैंने बोला था किसी भी माइनस अंदर से होता है, उसकी अगर विषम घात होती है 1, 3, 5, 7, वो माइनस में आ जाती है और समघात प्लस में आ जाती है। तो माइनस घात माइनस में आ गई और समघात प्लस में आ गई। तो लेकिन अंक तो संख्या तो संख्या के बराबर ही, 2 दूनी 4 3 12 प्लस का रहेगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का रहेगा। ऐसे ये तो एक ही है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 1। तो प्लस वाले कितने हो गए हमारे पास 12 और 13, और माइनस वाले कितने हो गए 14। तो प्लस वाले 13 हो गए, माइनस वाले 14 हो गए। आपको पता है इसको कट के -1 आ जाता है, और जो कि आप आपने दिखा दिया कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि p-2 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x+2 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है, यानी दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं p-2 क्या नहीं है, p-2 क्या चीज़ है, p-2 वही तो है जो x+2 से भाग देने में शेषफल होता था इससे पिछले प्रश्नावली में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है अगर शेषफल 0 नहीं है तो x+2 भी गुणनखंड नहीं है। यानी x+2 को चेक करने के लिए p-2 को चेक करा जाएगा, x-2 के लिए होता तो यहाँ p+2 का चेक करा जाता। ठीक है, तो अगर बात है कि अगर 0 आ जाएगा तो उसे गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी हम इस पर बेस, इसमें भी कुछ और पार्ट हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। बच्चों अभी तक प्रश्न होता था, हमको जो बहुपद जिसमें भाग देना है वो भी दिया होता था px, और जिससे भाग देना है वो भी दिया होता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर हमें हमें बताना था कि वो शून्य होता था या नहीं होता था। ठीक है, हमें बताना था कि वो गुणनखंड होता था या नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, उसके शून्य निकाल के देखते थे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें बहुपद दिए हैं वो खुद ही कह रहा है कि इसका शून्यक है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि x-1 px का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमें क्या रखा है कि x-1 px का गुणनखंड है। ठीक है, तो x-1 px का गुणनखंड होने का मतलब यह है, यानी खुद वो मान के चल रहा है कि ये इसका गुणनखंड है। तो काम तो वही करेंगे, यानी इसी से गुणनखंड है तो यानी इसी से हम चेक करेंगे, इसी के जो भाग देने वाला है इसी के शून्य निकालेंगे, और इसके शून्य को निकाल के फिर उसमें px में रखेंगे। जैसे px से क्या है, इसमें x² धन x धन k है, x² धन x धन k है, तो हम उसके शून्य निकाल के रखेंगे तो सही इसी में। लेकिन अब इस प्रश्न और पिछले प्रश्नों में फर्क क्या है, पिछले प्रश्नों में तो हम बाद में देखते थे कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न में जैसे हम इसको p1 को इसमें रखेंगे तो शुरू से हम लेके चलेंगे 0 आ रहा है, हम 0 को निकालेंगे नहीं, हम 0 को शुरू से मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें वो खुद कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है। इस बात को समझिए आप। ठीक है, यानी जब हम 0 निकालते थे तब हम उसके बाद कहते थे, पिछले प्रश्नों में जब हम 0 निकाल देते, कंसेप्ट तो वही है कि जो भाग देने वाला भाजक है उससे जो शून्य निकल रहा है उसको रख रहे हैं उसमें px में। ठीक है, यानी x-1 के लिए 1 रख रहे हैं, x+1 के लिए -1 रख रहे हैं। तो उसको रखने पर जब शून्य आ रहा था तो गुणनखंड है कह रहे थे हम। ठीक है, अब वो खुद ही कह रहा है कि गुणनखंड है, तो हम पहले जब उसको रखेंगे तो सही उसको, लेकिन शुरू से हम शून्य को निकालेंगे नहीं, बल्कि शुरू से उसको शून्य के बराबर रख देंगे। ये क्योंकि शुरू से गुणनखंड है कह रहा है ना, तो यानी कहने का मतलब है शुरू से शून्य के बराबर हम रख दे रहे हैं, तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं फिर। तो इससे हमको निकलेगा k का मान, क्योंकि जो आपको इसमें px दिया होगा वो px पूरा आपके संख्या आपको पूरा ऐसे चर अचर के रूप में नहीं दिया होगा। जैसे आप वहाँ पर चर अचर के रूप में दिया होता ना x और 3 के रूप में, तो आप मान निकाल देते थे उसको रखने के बाद। तो इसमें ऐसा होगा, जब आप मान रख भी दोगे तो पूरा मान नहीं निकलेगा, एक मान k के रूप में होगा जो आपको नहीं निकल पाया होगा। तो वो क्या रखे, वो तब निकलेगा जब आप इसको 0 के बराबर रख दोगे। कहने का मतलब है इन सवालों में जिसमें k का मान निकालना होता है तो उसमें आपने क्या करना होता है, रूल तो वही फॉलो करने होते हैं, जिसको गुणनखंड बता रहा है तो उसके शून्य को निकाल के उसको उसमें रखना होता है, लेकिन शुरू से स्टार्टिंग से आपने उसको 0 के बराबर रखना है, न कि लास्ट में 0 निकालना होता है। ठीक है, तो यही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, वही x-1 को बताना है कि px का शून्य है नहीं है, तो px का गुणनखंड है या नहीं है, तो वही x-1 का शून्य निकाल दिया, इसको 0 के बराबर x बराबर 1 आ गया। तो अब क्या लिख दिया हमने, px बराबर x² + x + k। अब क्या लिख दिया, अब यदि x-1 इस px का गुणनखंड है तो x-1 है तो p1 0 होना चाहिए ना, ये तो x-1 का गुणनखंड है
तो P1 बराबर 0 होना चाहिए। मैंने कहा ना x माइनस ए होता है तो P ए होता है, ये वही कह रहा ना हो, x माइनस ए और तो P ए होता है, वही चीज़ बार बार जो हम ले रहे हैं यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इसमें यानी यही देख लो, जो 1 निकला है तभी तो 1 आता है। ये शून्य निकालने का कंसेप्ट ही वही है कि ताकि x माइनस ए से ए निकल जाता है और x प्लस ए से माइनस ए निकल जाता है, यह है शून्य का कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, यानी शून्य वाली चीज़ शेषफल में भी आ रही है और गुणनफल प्रमेय में भी आ रही है। ठीक है, तो ये समझिए। तो P1 बराबर 0 होना चाहिए का मतलब, यानी इसको जो हम रखेंगे P1 को रख देंगे इसमें PX में, तो उसको स्टार्टिंग से 0 रख देंगे ये, क्योंकि हम शुरू से लिख देंगे ना कि अगर गुणखंड है, क्योंकि हम यहाँ पर गुणखंड को बताना थोड़ी है। पिछले आपने पिछले एक नोट क्या होगा, पिछले प्रश्नों में तो हमें गुणखंड है या नहीं है तब बताते थे जब 0 आता था, लेकिन यहाँ पर वो खुद कह रहा है यदि प्रत्येक स्थिति में गुणखंड हो, यानी खुद हो कह रहा है वो, तो यानी खुद हो कह रहा है, तो यानी प्रश्न में ही हमें दिया है कि गुणखंड है, तो यानी शुरू से हम उसको रखने के बाद 0 के बराबर रख देंगे। तो इस साइड से तो हमने इसमें x बराबर 1 रखा, P1 का मतलब x बराबर 1 रखा ना इसमें, Px बराबर ये है, तो 1 का स्क्वायर x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 और k की जगह k रह जाएगा, और ये पूरा चीज़ अब क्या आ गई है, P1 के बराबर आ गई है ना, क्योंकि 1 रखने पर, और इधर इसको 0 के बराबर रख दिया। तो इससे बच्चों क्या हुआ, बाएं साइड को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप बाद में k को अकेला रख देंगे, तो देखो बाएं साइड सॉल्व होकर क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, यानी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस के बराबर 0। इधर देखिए आप, इसके बाद कहाँ लिखा हमने, ये देखिए 2 प्लस के बराबर 0, तो के निकालने के लिए उधर से लेके के इक्वल टू -2, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और मैं कर देता हूँ, थर्ड पार्ट इसमें। ठीक है, सेकंड और फोर्थ 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क हैं, 2 ही पार्ट आपके सबके हो, सब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पिछले बार भी 3 पार्ट थे वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, थर्ड वाले में हमारे पास है Px इक्वल टू, देखो Px अलग है इसमें, kx स्क्वायर माइनस √2x, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा Px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, Px तो वही है, बस जो जिसे गुणखंड बताना वो सेम है, यानी x माइनस 1 ही है हर चीज़, जब वहाँ भी x माइनस 1 को बताना था ना, तो वही x माइनस शून्य है, तो x माइनस 1 गुणखंड बताना, तो उसके शून्य निकाल देंगे पहले। ठीक है, तो शून्य निकाल के वो 0 आ गया, तो x बराबर 1 आ गया, तो वही P1 रखेंगे, तो P1 रखने पर हमने वही लिख दिया। और जी और Px बराबर अगर ये है, अब यदि x माइनस 1 का गुणखंड है तो P1 बराबर 0 होना चाहिए, जैसे बिल्कुल वहाँ लिखा है। तो k इंटू, अब जो k इसमें यहाँ लग गया, k कहीं पर भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली अब k का मान निकल जाता है, kx स्क्वायर मीन्स k इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस √2x मतलब माइनस √2 गुणा 1 प्लस 1 की जगह प्लस 1, तो बराबर इसको शुरू से 0 रख रहे हैं, तो यहाँ सॉल्व करते जाएंगे, तो k गुणा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, k से गुणा करेंगे तो k, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 एकम √2, माइनस का माइनस रहा प्लस 1, यानी कहने का मतलब है k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। लास्ट में क्या हो जाता है, जब ऐसे एक लाइन में सवाल आ जाता है, तो k का मान निकालने के लिए k के साथ जितने लगे, जैसे यहाँ k के साथ 2 लगाते तो वहाँ भेज दिया ना, तो k की वैल्यू आ गई। यहाँ k के साथ दोनों लगे हैं, तो दोनों को वहाँ भेज देंगे, तो ये माइनस वाला तो वहाँ जाके प्लस का √2 और प्लस वाला 1 वहाँ जाके माइनस का 1, तो √2 माइनस 1। तो बच्चों आप समझ गए, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे निकला जाता है। पहले 2 क्वेश्चन थे, हमें चेक करना था, पहले 2 तो लगभग एक समान ही थे। ठीक है, वो कि वो उसका गुणखंड है या नहीं है, पहले में एक हमको व्यंजक दे दिया, बहुपद दे दिया था x+1, बहुपद है या नहीं है, और दूसरे वाले में क्या था, वही बहुपद को gx के नाम दे दिया, तो हमने बस काम वही करा, खाली gx, जैसे वहाँ x+1 को बताया वैसे gx है या नहीं कह दिया। ठीक है, उसको नया नाम दे दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और थर्ड वाले में वो खुद ही गुणखंड है कह रहा है, तो k का मान निकालने वाला। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली के, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्नावली के ये ना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बल्कि आगे की पढ़ाई के लिए भी आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन पे आधारित जो विधि है बच्चों, ये विधि मैंने ऊपर लिखी है, देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx धन c प्रकार के बहुपद का गुणनखंडन, जहाँ a b c अचर और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी इस प्रकार का आपको बता रखा है, ये ax स्क्वायर धन bx धन c टाइप का है ना, धन b का मतलब यहाँ b की जगह -7 है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे कोई एक अचर राशि होती है, यहाँ पे एक्स के आगे होती है, ये होती है। जब आपको बहुपद के प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है, 1 घात वाला रैखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघाती बहुपद, 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद, है ना, तो ये आपको बताता है द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। देखो, तो ये द्विघाती बहुपद वाले बहुपदों के गुणखंड कैसे होते हैं। ठीक है, ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप है। ठीक है बच्चों, बताया तो आपको मैंने ये भी था कि द्विघाती बहुपद में कोई जरूरी नहीं है 3 ही पद हों, द्विघात बहुपद के लिए ये एक्स स्क्वायर का पद होना जरूरी है। मैंने ये तक बताया था कि अगर ये 12 एक्स स्क्वायर धन 1 होता, यानी ये बीच वाला गोल हो जाता, तब भी द्विघात बहुपद कहलाता।
या ये 12x² के साथ बीच वाला होता, इधर वाला गोल हो जाता, ये दो पदों को मिला के भी द्विघाती बहुपद होता है। लेकिन अगर तीनों हो जाए तो ये मानक रूप है इसका। ठीक है, तो यही मानक रूप वाले के हमने इसके गुणनखंड करना है, यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसके लिए हमने ये समझना है कि ये किसकी तरह है, ax² धन bx धन c। देखो मैंने यहाँ लिखा ना, ax² धन bx धन c, समझ रहे हैं। यहाँ पर x² है यानी 2 घात है, यहाँ पर घट गई 1 घात है, और यहाँ पर कुछ नहीं, अचर पद है यानी 0 घात है। और यहाँ पर ये a b c क्या है, या आपके ए बी सी से गुणांक का कहलाता है। गुणांक आपको बता रखा है। तो गुणांक क्या है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखिए कोई ये प्लस संख्या है, कोई माइनस संख्या होगी। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी ये ए बी सी, और अचर पद कह सकते हैं इनको, अचर संख्या कह सकते हैं। तो अचर संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को आप क्या, इन संख्याओं के हिसाब से गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चों। तो इस गुणनखंड करने के लिए ये जो 3 पद होते हैं, इन 3 पदों को 4 पद बनाया जाता है। 4 पद कैसे बनता है, जो ये बीच वाला पद है, चाहे प्लस का सेवन हो या माइनस का सेवन हो, इस एक पद से 2 पद बनाए जाते हैं। जब वो 2 पद बन जाएंगे तो एक पद इस 12x² के साथ जोड़ी बनाएगा और दूसरा वाला पद इसके साथ जोड़ी बनाएगा। फिर एक बार उन दोनों में कॉमन लेंगे, उन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यानी इस बीच वाले पद को उसमें तोड़ा जाता है 2 भागों में। तो इसलिए इस विधि का नाम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, यानी मध्य क्रम विभाजन विधि भी आप कह सकते हैं। मध्य पद को विभक्त करने की विधि। ठीक है बच्चों, तो इसको विभक्त करने का नियम क्या है, मैंने देखो आपको यहाँ पर लिखा है। इस विधि को बी को इस प्रकार 2 भागों एल व एम में तोड़ो। आप पी और क्यू भी कह सकते हैं, एल व एम में तोड़ो कि एल गुणा एम तो ए गुणा सी के बराबर हो। ठीक है, और एल धन एम क्या हो, बी के बराबर हो। यानी ए और सी, यानी कि सब कहने का मतलब है पहले हमको ए गुणा सी करना है। जो ए गुणा सी करके आया वो एल गुणा एम के बराबर भी होगा, यानी जो दो टुकड़े होंगे उनके बराबर भी होगा वो। ठीक है, और वो टुकड़ों से जोड़ के ये बीच का आएगा, यानी जोड़ के तो बीच के बराबर आएगा, गुणा करके इनके बराबर आएगा। ऐसे टुकड़े करना है। ठीक है, यानी गुणा करके तो एल गुणा एम ए गुणा सी के बराबर आएगा। ठीक है, और जोड़ के क्या आएगा, बीच के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए बच्चों, जैसे यहाँ पर ए का मतलब है 12, सी का मतलब क्या है 1। अब बच्चों ये कहीं पर -1 भी हो सकता है, मैंने बोला ना ये कोई भी प्लस माइनस हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर प्लस हो। हाँ, सिर्फ ये x² का ये आपका ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर x² का घातांक x² का जो गुणांक होता है ये प्लस होगा। बाकी ये भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है आपने क्या करना है, ये प्लस हो या माइनस हो, आपने इसकी न्यूमेरिक इसको प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना गुणा करते वक्त। ठीक है, मैं आप इसको ध्यान से समझिए। आप जैसे यहाँ पर -6 है, तब भी हमने ये समझना है कि ए गुणा सी करके 6 छक्का 36 हो रहा है। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो 12 कम 12 हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं आप यहाँ पर दिखाता हूँ, तो गुणा आपने दिमाग में कर लिया, 12 कम 12, 6 छक्का 36। तो अब इस 12 के मैंने क्या बोला कि ऐसे टुकड़े करेंगे आप, उन टुकड़ों से आपने बीच का बनाना ना, बीच का 7 बनाना है। तो आप देखिए बच्चों, ये 12 के टुकड़े क्या क्या संभव हो सकते हैं। तो आप इनके अगर सेट बनाएंगे, टुकड़े कह लो या गुणखंड कह लो, तो एक सेट तो इसका ये बनेगा 12 और 1 का। इधर देखिए, क्योंकि जिनसे 12 और 1 से गुणा करके वो 12 बना है, एक सेट तो 12 और 1 वो भी हुआ ही सब में। जैसे यहाँ भी 6 छक्का 36 के बाद में आप चेक करेंगे तो 2 टुकड़े, एक टुकड़ा तो 6 और 1 सेट तो 6 और 6 का भी होगा ना। लेकिन उसके अलावा और सेट भी बनते हैं बच्चों, क्योंकि हम 6 और 6 वाले सेट को अगर सेलेक्ट करते हैं उससे 5 नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, 12 और 1 का जिससे गुणा करके 12 मिला है उसी से 7 भी मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर अगर आप 12 वाले के लिए एक तो 12 और 1 तो हुआ ही हुआ है ना। पहले आपने गुणा कर लेना है 12 कम 12, फिर आपने देखना 12 किस किस तरीके से मिल सकता है। देखो 12 और 1 से मिल सकता है, 6 और 2 से मिल सकता है, 4 और 3 से मिल सकता है। यानी गुणा करके तो आपने 12 और 1 को देखना ही देखना है, लेकिन जब आप बाद में 12 को लिख दोगे तो आप दिमाग में कर सकते हैं इस काम को। तो इसके पॉसिबल सेट क्या क्या हो सकते हैं, 12 1 6 2 4 3। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आगे भी काम आने वाली है। अब बच्चों आप इन 3 सेटों पे आप अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे, आप देखेंगे कि इन सेटों में से कौन सा वाला सेट है जिससे बीच का 7 आ सकता है। ठीक है, भले ही अब माइनस का 7 है भले ही, लेकिन आप पहले तो ये चेक करेंगे ना 7 किससे आएगा। माइनस प्लस तो आपको पता है, अगर हमें कोई 2 चीज़ें पता लग गई, जैसे 4 और 3 पता लग गई, तो इससे एक बार मतलब 7 आ सकता है, एक बार -7 आ सकता है। यानी एक 2 प्रकार का 7 आ सकता है और 2 प्रकार का 1 आ सकता है। यानी मिल गया 7 वाला। लेकिन अगर आप इसको आपने अगर 6 और 2 वाला लिया होता तो इनसे तो या तो, क्योंकि 2 बार जुड़ता है ना, 2 बार जुड़ने में 8 आता है, मतलब 8 प्लस का और माइनस का। ठीक है, मैंने समझा रखा है। और 2 बार में क्या था, 4 आता है। यानी अंक के हिसाब से अगर कहें 6 और 2 से तो 8 और 4 के अलावा कुछ आता ही नहीं है, यहाँ तो साल लाना है। ऐसे ही 12 और 1 में जुड़ने में क्या होगा, 13 आएगा,
दो प्रकार का 13 मतलब एक बार प्लस का 13 बार माइनस का 13 हुआ तो 13 ही हो। अच्छा, और घटने में क्या होता है, घटने में मतलब 11 आता है। यानी 12 और 1 हमको 13 और 11 दे सकते हैं। 6 और 2 हमको 8 और 4 दे सकते हैं। लेकिन 4 और 3 क्या है, हमको 7 और 1 दे सकते हैं। यानी हमको 7 वाला लाना। यानी पहले कहने का मतलब ये 2 तो पहले रिजेक्ट हो गए, यानी हमारा सेलेक्ट हो गया 4 और 3। अब 4 और 3 से भी मैंने बोला है कि जैसे 4 और 3 सेलेक्ट हो गया, 7 तो आ गया, देख लिया हमने वहाँ 7। तो आपको 7 कौन से प्रकार का लाना है, हमने माइनस प्रकार का लाना है, माइनस का 7 लाना है। तो आपको पता है 4 और 3 से माइनस का 7 कैसे आएगा, जब 4 को भी माइनस 3 को भी माइनस। ये देखो मैंने इधर लिखा है, जब 4 और 3 को दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस का 7, 4 और 3 को दोनों को माइनस करते हैं माइनस का 7। ये आपको बार बार पूर्णांकों का जोड़, योग और अंतर के नियम सिखा रखे हैं। ठीक है, गुणा के नियम और योग अंतर के पिछली बार मैंने बताया था। और अगर आपको फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक पुरानी वाली जो 7th का 8th क्लास के लिए वीडियो डाली है उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, तो 4 और 3 से प्लस का 7 करने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, माइनस का 7 करने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अगर प्लस का 1 लाना है तो 4 को प्लस, माइनस को 3 को माइनस करना पड़ेगा। और 4 को अगर माइनस का 1 लाना है तो -4 प्लस 3। तो इस हिसाब से आपको तोड़ना आना चाहिए। तो कुल मिला के हमारी तलाश कहाँ पूरी हुई, -4 -3 पे। तो बच्चों यहीं पर रख दें, यानी -4 -3 हो गया। तो जब -7 -4 -3 हो गया तो ये x तो उनके पीछे लगना ही लगना है। यानी -7 बराबर अगर -4 और -3 है तो एक बार -4 पे x लग गया, -3 पे x लग गया, तो हो गए -7x के 2 टुकड़े। ठीक है बच्चों, तो बस अब यानी अब पहले इन 2 टुकड़ों में आपने एक बार कॉमन लेंगे, इन 2 टुकड़ों में एक बार कॉमन लेंगे। तो कैसे कॉमन लेंगे बच्चों, देखिए अब आप इन दोनों में देखते हैं, पहले दोनों में देखते हैं कि सबसे बड़ा सबसे वो पद कौन सा है कि दोनों में जो कॉमन है। देखिए है ना, मतलब बड़ी से बड़ी जो राशि है, यानी जो चाहे वो अचर में भी हो सके, चर में भी हो सके। यहाँ 12 है और 4 है, तो 4 और 12 में 12 का भाग तो 4 में नहीं जाएगा ना, लेकिन 4 का 12 में जाएगा। तो यानी 4 पूरा का पूरा बाहर आ गया। और x² और x में से x² का तो x में नहीं जाएगा, लेकिन x का x² में जाएगा। यानी x एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ भी है, यहाँ भी शामिल है। और बाहर अगर ले लेंगे तो बाहर लेने का मतलब भाग दे रहे हैं आप। यानी आपने संख्याओं में 4 बाहर ले लिया और चर राशि में x बाहर ले लिया। तो 4x अगर बाहर ले लेंगे तो भाग दे के अंदर क्या बचा, 12 में 3 बचा और x² में x बचा। और ये तो यानी ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो भाग दे के इसमें 1 बचा। तो बच्चों कहने का मतलब है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन ले सकते हैं, यानी सबसे बड़ी से बड़ी राशि जो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे पहले दोनों में। ठीक है, यानी समझ लो कि इन दोनों का मौसो कॉमन ले लेंगे। तो ये बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर 3x -1 आ गया। तो बच्चों इसके बाद अब आपने कोशिश क्या करनी है इस विधि में। ठीक है, ये तो हाँ तक तो आपने मध्यक्रम को तोड़ दिया। अब पहले इन दोनों में जब आप कॉमन ले लोगे, उसको ब्रैकेट में रख दोगे, तो उस ब्रैकेट की तरह एक कॉमन यहाँ भी आना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में अगर ये कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में अगर ये चीज़ कॉमन है, यानी ये चीज़ कॉमन है तभी तो ये चीज़ बाहर आई है ना, ये दोनों में। तो यही चीज़ यहाँ भी रहनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे ब्रैकेट अगर यहाँ बनेगा तो ये ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए। यानी इस ब्रैकेट में अगर 3x -1 है तो यहाँ भी 3x -1 को आप पहले लिख लोगे। और यहाँ पर कोई संख्या आएगी, देखिए यहाँ पर एक संख्या आएगी, तो वो संख्या क्या आएगी, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया जो कॉमन का उल्टा गुणा होता है, कॉमन का मतलब भाग होता है। तो अगर आप इसको चेक करते 4 3 12 x मिल गया, वही प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4x। यानी कॉमन का अगर आपने सही ले रखा है गलत ले रखा है चेक करने के लिए आप उल्टा गुणा कर सकते हो। तो यहाँ भी तो जो चीज़ को आप कॉमन लोगे तो यहाँ गुणा करके ऊपर बार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब आपने पहला ब्रैकेट आपने सेलेक्ट कर मिल गया आपको कि हमने ये कॉमन लिया है, तो यहाँ भी उसकी ब्रैकेट को रखने की कोशिश करेंगे। और अब देखेंगे कि अगर आपने यहाँ 3x लिया है तो 3x के बाहर क्या होना चाहिए कि इसको गुणा करके वही मिले। ये बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरा वाला ये जोड़ा होता है दोनों का, इसमें आप -1 के जगह +1 भी कॉमन ले सकते थे, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। और अगर आपने यहाँ +1 कॉमन ले लिया होता तो अंदर की चीज़ तो पूरी यही रह जाती ना, -3x। तो अंदर पे उल्टा गलत नहीं हो जाता, ये यहाँ 3x हो गया या -3x हो गया। ठीक है, यहाँ आपको कुछ भी करना पड़ जाए, प्लस करना पड़ जाए, माइनस करना पड़ जाए, लेकिन अंदर का सेम होना चाहिए। तो अंदर का सेम करने के लिए, इसको 3 प्लस का रखने के लिए, जब ये प्लस माइनस में माइनस होगा तभी तो यहाँ ये सही माना जाएगा। तो यानी इस 3 को जब आप या आपने इस 3x -1 को यहाँ ले लिया है, तो इस 3x -1 को इसके हिसाब से सेट कर लेंगे और फिर इस 3 के हिसाब से इस -1 को सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ -1 लिखा तो आप उल्टा दिमाग में चेक कर लेंगे माइनस प्लस माइनस। अगर बाय द वे यहाँ पर आपको -6x लाना होता, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर यहाँ पर आपको माइनस का 6x लाना होता और 3x यहाँ आपको इसके हिसाब से रखना ही है, तो 3 वाले को 6 बनाने के लिए आपको यहाँ पर बाहर से 2 का गुणा करना पड़ेगा। और लेकिन 3 वाले को जब -2 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस गुणा के नियम है ना, तो यानी यहाँ पर बाहर से -2 लिखना होता। और हाँ,
अगर आपको यहाँ पर प्लस का ही 6x लाना होता तो 3x तो अंदर ए रखा है, तो प्लस का 6 कैसे आ सकता है, जो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, क्योंकि जब माइनस लाना है तो प्लस को माइनस से गुणा करना पड़ता तब माइनस आता है। लेकिन अगर प्लस का 6 लाना होता है तो +3 को +2 से गुणा करके प्लस का 3x, या यहाँ पर प्लस का ही 3x लाना होता तो यहाँ पर प्लस का 1, क्योंकि प्लस 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 होता और 3 कम 3। तो बेटा इसके हिसाब से इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, बीच वाले को, ठीक है। अब आप इसको और आप एक बात बताओ, अब आप कहोगे आपने इसका तो चेक करा ही नहीं, जैसे ये इसको गुणा करके इसके बाबा आ रहा था, ये इसको गुणा करके इसके बाबा आ रहा था। मैंने बोला आपको दूसरे ब्रैकेट का केवल इस पहले वाले को को सही कर लो, पहले वाले के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लो, यानी इस 3 के हिसाब से आपने -1 को सेलेक्ट किया ना, 3 कम 3, तो ये दूसरा वाला अपने आप सही हो जाता। देखिए अब देखो, इसको तो आपने इसके साथ इसको तो आपने इसके हिसाब से नहीं, आपने केवल इस वाले को तो आपने इसके हिसाब से सेट कर रखा ना, 3 वाले के हिसाब से, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। लेकिन अब आप जो आपने ये लिख दिया है तो इसके हिसाब से भी अपने आप ही सेव हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस ये भी सेव हो जाएगा। तो यानी आपकी कोशिश ये पहले वाले को देखो, ये पहले वाले को आपने इसके से बनाना है, इस वाले को इसकी तरह बनाना है ना। जैसे ये वाला ये वाला गुणा करके इसको देगा, ये वाला इसको गुणा करके इसको देगा। तो अगर आपने इसको पहली बार इस गुणा करके दिमाग में चेक कर लिया कि इसको गुणा करके तो ये आना है, तो मैंने -1 लिया है, तो ये वाले को आप न भी चेक कर रहे हैं, आप सीधे ब्लाइंडली इसको लिख भी दें तो इसका उत्तर वही आता है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप पूरा देख लीजिए, इसको गुणा करके ये, इसको गुणा करके ये, इसको गुणा करके ये, इसको गुणा करके ये। जब ऐसा हो जाता है तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जो ये दोनों ब्रैकेट में एक सेम चीज़ आ गई, तो एक ब्रैकेट में तो इसको रख देंगे 3x -1 को, चाहे आगे रखो या पीछे रखो, और दूसरे ब्रैकेट में 4x, और ये -1 हो तो -1 +1 है तो +1। और ये भी क्यों आता है बच्चों, आप इधर समझिए, जब आपको ऐसा करना होता है, एक ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ होती है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ होती है, तो एक बार ये इसको पूरे ब्रैकेट गुणा करता है, एक बार ये पूरे ब्रैकेट गुणा नहीं करता है। तो यहाँ पर अब आपको इस टाइप का है कि एक बार इसने पूरे ब्रैकेट गुणा करा है, एक बार इसने पूरे ब्रैकेट गुणा करा है, तो अब ये A और B को एक ब्रैकेट में नहीं रखेंगे और CD को दूसरे ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। ये करते नहीं करते थे आप, यानी जब एक बार इसका नंबर दोनों के साथ आएगा, एक बार इसका नंबर दोनों के साथ आएगा, तो यानी इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब अगर ये अलग अलग दे रखें, यानी इसका नंबर भी इसके साथ है, इसका नंबर इसके साथ है, तो यानी ये दोनों का ये बनेगा नहीं बनेगा, ए भी एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, CD एक ब्रैकेट में हो जाएंगे ना, जो कॉमन वाला ये तो कर रखा है। तो कॉमन वाला एक ब्रैकेट में ले लिया हमने, ये देखिए 3x -1 कॉमन वाला एक ब्रैकेट में ले लिया, और ये वाले एक ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पर जो इसका साइन होगा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस का साइन होगा प्लस का आ जाएगा, जो अंक होगा वो अंक आ जाएगा, ब्रैकेट वाली चीज़ ब्रैकेट में आ जाएगी। या आगे भी आएगा, इसको इतना डिटेल में समझाया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले A गुणा C करना है, उसके टुकड़े देखने हैं पॉसिबल, और किस टुकड़े से हमने कौन से टुकड़े से हमको बीच की चीज़ आ सकती है, और वो बीच की चीज़ भी 4 प्रकार की होती है, ठीक है। यानी उन अंकों को दोनों को प्लस लें, दोनों को माइनस लें, एक को प्लस एक को माइनस लें, क्या लाएं, ठीक है। तो जो उसको रख दिया तो पहले 2 के अंदर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके अगर जो पहले 2 के अंदर जोड़ी बना के कॉमन लेंगे, तो जैसे एक चीज़ कॉमन आ गई तो दूसरे में भी वही चीज़ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से बाहर से उसका मल्टीप्लायर को सेट करेंगे। जैसे मल्टीप्लायर सेट हो गया तो इसको मिला के एक ब्रैकेट में, दूसरे को मिलाकर एक ब्रैकेट में। तो कहने का मतलब है ये जो पूरा जो 12x² -7x है, इसके गुणनखंड ये हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो उसके बेस पे मैंने चौथा प्रश्न इसलिए जानबूझ के सिलेक्ट कर रखा है। इसमें 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट मैंने करा रखे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट तो बिल्कुल पहले और दूसरे वाले की तरह आसान है, फोर्थ पार्ट मैंने इसीलिए करा रखा वो, जैसे अभी आपने बच्चों जैसे इसके टुकड़े किए ना 7 के, 4 और 3, तो 4 और 3 टुकड़े के अगर आपको पता तो लग गया -4 और -3 बराबर 7 -7 है। तो मैंने जब आपको एक जोड़ घटाने गुणा भाग जोड़ घटाने के नियम पढ़ाए थे, तो यह करके मैंने बोला था इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी -4 -4 के 8 बनते हैं, यानी इसको -3 -4 भी तो कर सकते थे। तो अब आप क्लियर, मतलब आप इसको चिन्ह इसके आगे दे रहे हैं, 3 को माइनस का चिन्ह दे रहे हैं, 4 को माइनस का चिन्ह दे रहे हैं, तो आगे पीछे तो भी कर सकते हो ना इसको भाई। जैसे 4 धन 3 को 3 से 4 भी कर सकते हैं, तो इसको भी तो -3 -4 कर सकते हैं। तो यानी मैं अगर -7x को -4x से -3x नहीं देता, -3x से -4x देता, तो आप देखेंगे तब भी -3 वाला भी 12 के साथ जोड़ी बना लेता, क्योंकि 12 और 3 भी तो कुछ ना कुछ कॉमन है। और 4 जब इसके यहाँ जोड़ी बन गई तो ये तो ऑटोमेटिक बना लेगा दूसरे के यहाँ जोड़ी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही कहने का मतलब है, कई बार तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि तो आप भाई आपको पता लग गया कि -4 -3 से -7 आता है, तो -3 को पहले ले लो, या -4 को -3 को पहले, -4 को बाद में ले लो, या जैसे यहाँ पर -4 पहले -3 पहले बाद में ले लिया, तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी के बेस में मैंने एक तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 चुक्को 12 है, तो यहाँ भी 12 में यहाँ भी आपको 12 से 1 लाना है ना, माइनस का 1 लाना, तो वहाँ भी 4 और 3 ही सिलेक्ट होंगे, क्योंकि 1 तो 4 और 3 से आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चॉइस क्या है हमारे पास, -1 लाना है।
तो -1 लाने के लिए 3 प्लस का होना चाहिए, 4 माइनस का होना चाहिए। अब 3 और 4 माइनस को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 माइनस, या तो 3 प्लस 4 माइनस लिख लो आगे पीछे, या -4 3 प्लस लिख लो। भाई उसको आगे पीछे कर लो, उससे फर्क क्या पड़ता है, चिन्ह तो 3 का प्लस ही है ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये 4 का माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। लेकिन अब मैं उसमें से इस वाले सेलेक्ट को, इस वाले को सिलेक्ट करूंगा या इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, तो कभी कभी ये भी होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर तो आप आगे पीछे कुछ भी कर लेते, 4 के बदले 3 भी लिख लेते तो ये 12 के साथ जोड़ी बना लेता, क्योंकि चिन्ह तो आप उनके नहीं बदल लो ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप बच्चों, करना तो मुझे 3 प्लस और 4 माइनस ही था, क्योंकि 3 प्लस और 4 माइनस करके ही -1 आएगा, क्योंकि माइनस वाले पे मैंने माइनस वाले को मैंने बड़ा बनाना है ना, 4 माइनस का देना है। लेकिन अगर मैं 3 प्लस और 4 माइनस को जैसे मैं दो प्रकार लिख सकता हूँ, 3 - 4 -4 + 3, तो मैंने देखो ये वाला किया है, 3x से -4x वाला किया है, ठीक है। अगर बच्चों मैं ये समझो, अगर मैं ये वाला कर देता -4 - 3, तो मैं क्या लिखता यहाँ पर -4x, ये इसी में समझ लो -4x - 3x लिखता, तो फिर मुझे -4x को किसके यहाँ जोड़ी बनानी पड़ती, 3 के साथ। तो बच्चों 3 के साथ -4 की जोड़ी बनानी, हालांकि हम तो बना सकते हैं, ठीक है, हम तो उसके यहाँ बट्टे में कॉमन ले लेंगे उसमें ना, लेकिन बच्चों वो आपके लिए टफ पड़ेगा। तो यानी आपने उसको आगे पीछे तो लिख सकते हैं, तो अगर मैं -4 और 3 को, जब 3 - 4 लिख सकता हूँ, तो उसको आगे पीछे लिखने से पहले उसको ऐसा करेंगे, सिलेक्ट तो मेरे को 3 को प्लस और 4 को, भाई मेरे को -1 लाना है तो 3 को प्लस और -4 को देना ही देना है। तो उनको रखते समय भी यहाँ पर उसके जैसे दो प्रकार हैं, या तो इसको ऐसे रखो ऐसे रखो, लेकिन उस प्रकार को रखेंगे ताकि जोड़ी भी अच्छी बने, क्योंकि 3 वाले को आगे रखूंगा तो 3 की 3 के साथ जोड़ी, 4 की 4 के साथ जोड़ी। बेटा ये बातें मैंने बहुत जगह देखा है, कोई नहीं बताता इसको इतने ढंग से, ठीक है। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कभी इससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको, ये आपने पूरी बातें सीख ली इस विधि की, ठीक है। जब आप इसके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करते समय भी आपने ऐसा ध्यान रखना है कि ताकि उनकी जोड़ियाँ बड़ी आसानी से बन जाए, ठीक है। अब इसके बाद 3x वाले में कॉमन आ गया, 3x का x+1, और जैसे x+1 यहाँ आ गया तो आपने यहाँ भी x+1 रखना है, यानी इस x+1 को x देख लो आप, यानी इस x को आपने अब -4x बनाना है, क्योंकि ये वाला इससे बनेगा ना, तो x के बाहर से -4 रखूँगा तो -4x बना, तो आपने इस x के हिसाब से -4 को सेट कर दिया, तो ये +1 के लिए अपना भी सेट हो जाएगा, देखो माइनस से हो गया, नहीं हो गया। तो बस अब एक ब्रैकेट में x+1, एक ब्रैकेट में 3x - 4 ऐसी। अब ये दूसरे वाले में क्या किया था, दूसरे वाले में मैंने बताया नहीं, आप समझिए 6 × 36, तो 36 के ऐसे दो टुकड़े जिनसे 5 आ जाए हमको, ठीक है। तो 36 के क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं 36 के, वैसे तो दिखा रखे मैंने, ये देखो 36 के, देखो एक तो खुद ही 36 और एक होगा, 6 × 36, और एक तो वही होगा जो जिनसे मिला है वो 6 × 36, और 9 और 4 12 × 36 18 × 36। लेकिन आप देखेंगे 5 लाना है, तो 5 आप दिमाग में, इसको आपको सब करने की जरूरत नहीं, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि 5 लाना है, तो 9 और 4 से आ सकता है, क्योंकि 9 और 4 से या तो 13 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो 9 और 4 लाना है से 5 आएगा, और 5 भी प्लस का लाना है, तो 9 और 4 से 5 कैसे आएगा, देखो दो प्रकार से जुड़ता है, 9 और 4 में भी अब आपका क्या होगा, दो प्रकार से जुड़ता है, दो प्रकार से कटता है, यानी 5 कटने वाला है, जुड़ने वाला तो है नहीं, और कटने में भी कैसा वाला है, प्लस आ रहा है वैल्यू कट के, तो नहीं बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब आपने 9 को प्लस और 4 को माइनस देंगे तभी तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है। अब अगर आपको फिर दिक्कत हो रही तो आप पूर्णांकों वाले को नियम को देख लीजिए, वीडियो को 7 और 8 के लिए जो करा रखी है। तो 9x - 4x बन गया, तो बाद में आप देखो 6x² और 9x में से आपने देखो क्या कॉमन आया दोनों में, 9 और 6 में से बड़ा 3 कॉमन है, देखो है ना, तो 3 है, और x² में x कॉमन है। पूरा ऐसा नहीं कि जैसे इस बार तो पूरा का पूरा 4x कॉमन आ गया था, हमेशा पूरा नहीं आएगा कॉमन, बड़ा से बड़ा देखेंगे, 6 और 9 में बड़ा से बड़ा 3 कॉमन हो सकता है, x² में x कॉमन होगा, तो 3 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ भाग देने में अंदर क्या बचा 2, और x² में x बचा, और यहाँ से संख्या में तो 3 बचा, x पूरा आ गया, तो 2x + 3, और जैसे 2x + 3 आ गया तो यहाँ हमने 2x + 3 रख देना है, और अभी समझना है कि 2x को किससे गुणा करें कि ये माइनस का 4x बने, क्योंकि ये देखो पहला वाला तो इससे बना, दूसरा वाला से, तीसरा वाला इससे बनेगा ना, तीसरा वाला पहला वाला इससे बना, दूसरा वाला इससे बना, तो तीसरा वाला जो है इससे बनेगा, तो तीसरा वाला इससे बनने के लिए जो ये इसको और इसको गुणा करके ऊपर आना चाहिए ना, क्योंकि जब कोई इस पद से ये वाला पद, मतलब इस वाली लाइन से वाली लाइन कॉमन देके बनी है, यानी भाग देके बनी है, तो इस वाली लाइन से वाली लाइन गुणा करके बननी चाहिए ना, तो वही तो गुणा उल्टा चेक करेंगे ना आप पहले, तो यहाँ पर 2 को आप चेक करेंगे कि किससे -4 बने, तो -2 से करें, तो माइनस प्लस माइनस, यानी -2 लिख दिया ना आपने, तो -2 लिखने से ये पूरा सही हो जाएगा। आप इसको भी चेक कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो एक ब्रैकेट में 2x + 3, एक ब्रैकेट में 3x - 2, ठीक है बच्चों। ये आपका, मैं इसे कहते हैं मध्य क्रम को तोड़ना,
ठीक है। हमने यहाँ पर आपको देखो L प्लस एम बराबर बी, अब यहाँ नहीं, हालांकि यहाँ पर लिखने को प्लस ही बोला जाएगा उसको। प्लस का मतलब है यानी वो प्लस माइनस के नियम लग रहे हैं उसमें, यानी वो चाहे उसको जोड़ के आ रहा है या घटा के, क्योंकि आप घटाना जो है मैंने परसों भी बताया था कि जोड़ने का स्पेशल केस होता है। यानी देखो L प्लस एम का मतलब, यानी अगर आपको जब दो टुकड़े मिल गए 5 और 2, तो चाहे आपको प्लस का 7 लाना है तब भी ये L प्लस एम वाला नियम है, माइनस का 7 लाना है तब भी ये वाला नियम है, आपका प्लस का 1 लाना है तो तब भी ये वाला नियम है, माइनस का 1 लाना, तो L प्लस एम का मतलब वो प्लस माइनस का नियम जो है। और गुणा करके आप पहले चेक कर लेंगे, यानी पहले आप गुणा करके चेक कर लेंगे कि टुकड़े क्या आ रहे हैं, गुणा करके कितना आ रहा है, कि गुणा करके कितना आ रहा है, फिर गुणा करके जितना आ रहा है तो उसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, और कौन से टुकड़े वाले सेट से हमको बीच वाला बी मिल जाएगा। ठीक है। और बीच वाला जो बी मिलेगा तो अब उसका चिन्ह के हिसाब से, अगर माइनस का 7 लाना है तो उसके चिन्ह क्या क्या देंगे हम। ठीक है। कौन से वाले 4, कौन से वाला 3 देंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इसको आज समझ लीजिए गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, आपके ये प्रश्न है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न, और ये बड़ा प्रश्न है, ये आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न, इसमें तो आपके गुणनखंड ज्ञात करने थे, तो ये भी गुणनखंड ज्ञात करने का प्रश्न था। प्रश्न नंबर 4 जो था आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा था। ठीक है, हाँ, तो जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वो भी गुणनखंड ज्ञात करने का है, लेकिन वो आपका 2 घात का गुणनखंड ज्ञात करने का था, ये आपका 3 घात वालों का गुणनखंड ज्ञात करने का प्रश्न है। तो आप इसको समझिए कि कैसे इसमें गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये 3 घात वाले वह बहुपद है। तो बच्चों इतना आपको बता दूं, जैसे अभी आपने ये 2 घात वाला बहुपद सीखा था, पिछली बार भी आपको जैसे बताया था ना, एक घात वाला बहुपद का एक शून्य होता है, 2 घात के 2 होते हैं। तो शून्य का और गुणनखंड जैसे समझ रहे हैं आप यहाँ पे, गुणनखंड प्रमेय से अगर एपीए अगर आपका x माइनस ए जो अगर आपका उसका ए उसका शून्य अगर x माइनस ए अगर मतलब उसका एक गुणनखंड है तो उसका एक शून्य होगा, 2 गुणनखंड है तो 2 शून्य होंगे। आप गुणनखंड प्रमेय से लग रहा है आपको, है ना। तो आप इधर भी देख लीजिए, जैसे आपने 2 घात वाले का बहुपद के जैसे आपके 2 शून्य होते थे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 घात वाले बहुपद के 2 शून्य आ रहे हैं, ये 2 गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, एक घात वाला बहुपद तो क्या होता है, उसका खुद ही अपने आप में एक ही गुण, वही खुद ही अपने आप में गुणनखंड है। तो 2 घात वाला बहुपद के 2 गुणनखंड का मतलब है, जैसे 15 को आप 3 गुणा 5 के रूप में लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रैकेट के अंदर एक चीज़, दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ लिखने का मतलब, ये समझ जाइए आप। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे इस प्रश्न का उत्तर ये आया था, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, जैसे आपने बहुपदों को गुणा करना 8th क्लास में सीखा है, अगर मैं इसको इसके साथ गुणा करूं तो ये मिल जाए, ये समझ। गुणनखंड का मतलब यानी उनको गुणा करके, यानी इसको ऊपर और नीचे लिख के, जैसे आपको गुणा करना सिखा रखा ना बचपन में, देखो ऐसे इसको इसके साथ गुणा करना सिखा रखा, तो इसको इस पूरे को एक साथ रखने का मतलब ये पूरा एक साथ होगा, ये पूरा एक साथ होगा, एक गुणा करके ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, तो यानी 2 घात वाले बहुपद को 2 अलग अलग बहुपद हो गए, 2 अलग अलग रेखिक बहुपद हो गए, गुणनफल के रूप में दिखाने को ही गुणनखंड करना कहते हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ जो 3 घात वाला बहुपद है, इसको 3 अलग अलग खंडों के रूप में, देखिए लास्ट में इसके उत्तर बताऊँ आपके कहाँ पर उत्तर आ रहा है इसका, ये x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 ऐसा हो रहा है। और ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई 2, जैसे एक भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर x माइनस 1 एक हो जाता, x माइनस 1 एक और हो जाता, मतलब x माइनस 1 वाले 2 हो जाते हैं और x प्लस 1 ऐसा भी हो सकता है, या x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 भी हो सकता था, या तीनों अलग अलग हो गए। समझ रहे हो आप। तो यानी होंगे तो 3 टुकड़े ही। ठीक है, अब उन 3 में से कोई 2 सेम भी हो जाए वो अलग बात है, या तीनों सेम हो जाए अलग बात है। तो क्या यानी अगर इसकी घात 3 है, इस बहुपद की घात 3 है, तो इसके 3 रैखिक गुणनखंड होते हैं, और यानी उस बहुपद को लास्ट में ऐसे रूप में लिखना ही इसका गुणनखंड करना कहते हैं। आपने देखा, जैसे मैंने इसका आंसर ऐसे रूप में लिखने को आंसर कहा, तो इसका आंसर ऐसे रूप में लिखने को मैंने आंसर कहा। तो बच्चों कैसे करे जाते हैं 3 घात वाले बहुपद के गुणनखंड, इसको ज़रा ध्यान से समझिए आप। ठीक है, इसमें आपने एक नई चीज़ भी सीखनी है, बहुपदों का भाग देना। तो पहला कुछ स्टेप तो इसमें ऐसे हैं जो आप पूर्ववत करते हुए आए हैं। तो जैसे अब आपको यहाँ से सॉल्यूशन बताते हैं कैसे हमने किया इसको। माना px ले लेंगे आप, उसको px सही हो, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसमें अचर पद बच्चों, ये लास्ट में जो संख्या होती है ना, जिसमें 2 होगा, अभी किसी पार्ट में मैं देख रहा हूँ, देखो 3 है, किसी में अगर 20 है, एक में 20 है, ठीक है, एक में 5 है, तो आपने इसके संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। गुणनखंड का मतलब वही, जैसे मैं यहाँ टुकड़े कर रहा हूँ, ये 12 के क्या क्या हो सकते हैं। जितनी छोटी संख्या होगी, 20 के तो फिर भी ज़्यादा होंगे। 20 किस किस में जाता है, 20 का भाग किसके, 20 में किसके जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है। तो इतने ही माइनस के भी हो गई इसमें, क्योंकि
प्लस का भी जाएगा तो माइनस का भी तो जाएगा इनमें। तो यानी +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20 इतने हो गए। जी छोटी होगी जैसे 5 है, 5 में क्या होगा +-1 +-5 +- का मतलब अरे भाई 5 को 5 भी भाग देगा तो -5 भी तो देगा भाई। 5 का +1 बार जाएगा और -5 का -1 बार जाएगा, है नहीं, क्योंकि -5 गुणा -1 करके भी 5 आता है। ऐसी 2 के लिए अब यहाँ पर लास्ट अचर पद 2 है तो 2 के 1 और 2 तो आप कहते ही हैं, लेकिन +-1 का मतलब यानी +1 भी है तो -1 भी है, +2 है तो -2 भी है। यानी कहने का मतलब है जिसको आप समझते थे कि 2 गुणखंड है वो एक तरह से 4 गुणखंड है +- लगा के। तो यानी बच्चों पहले स्टेप यहाँ से आपको ऐसे करना है, बहुत बड़ा तरीका समझा रहा हूँ आपको कि उसमें जो अचर पद के गुणखंड को आप पहले निकाल लेंगे वो जो होंगे। अब उनको वो क्यों निकाल रहे हैं समझ रहे हैं आप, उनको यहाँ ट्राई करेंगे। जैसे आपको अभी Px के लिए आप शून्य निकालते थे ना बाद में, जब उसका शून्य निकालने के बाद P1 P2 निकालते शेषफल के लिए जो करते थे आप, तो उसको इसमें रखेंगे अब Px से बराबर, क्योंकि शून्य निकाल वही तो होता था। जैसे अगर आप वही होगा अगर Px करने के बाद अगर आपने जैसे PA बराबर अगर आप 0 दिखा देंगे, है ना, वही तो PA बराबर 0 हो जाएगा तो P-1 इसका गुणखंड हो जाता नहीं होता था। यानी अगर आप Px करने के बाद अगर P1 अगर 0 आ जाएगा तो x-1 गुणखंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे अभी आपको बताया था उसमें। ये अगर आपका ये P1 रखने पर 0 यहाँ पर कहाँ किया था आपने, देखो जिसमें आपने -1 रखने पर P-1 रखा था तो x+1 गुणखंड हो रहा था, और जब मैंने कहा P1 0 रखोगे तो ये +1 P1 निकालोगे तो x+1 गुणखंड होगा, नहीं x-1 गुणखंड होगा, और P-1 निकालोगे तो x+1 गुणखंड होगा। क्योंकि जब यहाँ माइनस गुणखंड होता है तो प्लस का 0 होता है, ये माइनस का 0 होगा तो ये प्लस में होगा। यानी कहने का मतलब है अब वो कहाँ से मिलेगा, जो आप रख रहे हैं जैसे यहाँ P1 P2 चेक कर रहे हैं ना, जैसे P देखो आप देखो यहाँ P-2 चेक किया तो फिर आपने x+2 के बारे में बताया ना गुणखंड है नहीं है, तो ऐसे जब आप P2 को चेक करेंगे तो P-2 नहीं होगा, x-2 नहीं होगा। ऐसे P1 को चेक करेंगे तो x-1 को बताएंगे गुणखंड है या नहीं है, यानी ये गुणखंड पर भी तो लगा रहे हैं हम। और ये 1 चेक करना 2 चेक करना वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा इस 2 के टुकड़े से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अचर पद के संभावित गुणखंड क्या क्या होगा। अगर बच्चों यहाँ पर तो देखो मेरे को 1 पॉइंट में ही मिल गया, लेकिन आप पहले आपको मैं राय ये दूंगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर तो आप वही काम करेंगे जो सही होता है, लेकिन आप हो सकता है इसके लिए मैं आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो पहले आप इसके चारों में से जैसे 4 तो हो गए, 4 में रब में ट्राई कर लेंगे कि किसका 0 आता है, यानी जिसका 0 आएगा वही तो गुणखंड होगा ना, बता दिया आपको। यानी ऐसे भी समझ लीजिए आप, जैसे बताया P1 क्या है, P1 वही तो है जो x-1 से भाग देने पर शेषफल है, बार बार बता रहे हैं आपको, जो x-1 से भाग देने पर वही तो P1 शेषफल है। और अगर वो शेषफल 0 आ गया तो x-1 गुणखंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले आप रकम चेक कर लेंगे कि 1 से 0 आ रहा है। कभी कभी क्या होगा ना बच्चों, आपने 1 से ट्राई किया वो भी 0 नहीं आएगा, -1 से भी 0 नहीं आएगा, 2 से भी 0 नहीं आएगा, लास्ट में -2 से 0 आएगा। तो -2 से 0 आ जाएगा, ये मतलब P-2 का मान 0 आ जाएगा तो x+2 गुणखंड हो जाएगा, यानी माइनस वाला आ जाएगा तो +2 गुणखंड हो जाएगा, अगर +2 वाला आ जाएगा तो -2 गुणखंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ +1 वाला हो गया तो -1 गुणखंड हो गया, और माइनस वाला आ जाता तो प्लस वाला गुणखंड हो जाता। तो यहाँ पर तो मेरे को जानबूझ के मैंने वही सीधे वही लिखा, लेकिन यहाँ पर वही लिखना है जानबूझ के डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर ये नहीं कि 3 बार हम गलत कर रहे हैं फिर नहीं आ रहा तो फिर चौथे को चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो 3 आप रफ में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सटीक वही लिखा जाएगा जिसका आंसर सही है, ठीक है। ये मैंने विधि बता दी क्योंकि यहाँ पर फालतू नहीं लिखा जाता है, ठीक है, वो काम रफ का काम है, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि यहाँ पर सीधे 1 में आ जाता है इसका, तो सीधे मैंने 1 को ट्राई किया तो मैंने जब लिख दिया अचर पद बराबर ये जिसके गुणखंड बराबर ये, तो P1 को मैंने चेक किया तो मैंने दिखा दिया कि इसका शेषफल 0 आ गया। देखो 1 का क्यूब -2x 2 × 1 स्क्वायर -1 + 2, ये 1 इससे 2 मिला, इससे 1 मिला, माइनस का 2 मिला, तो प्लस के भी कितने हो गए हमारे पास 3, माइनस के भी 3, 0। तो P1 बराबर 0 आ गया तो सीधे लिख दूंगा मैं x-1 Px का एक गुणखंड है। बच्चों जब ये गुणखंड जो निकल गया वो लास्ट में यहाँ भी काम आएगा, क्योंकि एक गुणखंड तो आपको ऐसे मिल जाता है, ठीक है। और बाकी बचे 2 गुणखंड, यानी आप समझ रहे हैं मैंने पहले ही बता दिया कि इसके 3 गुणखंड होते हैं, तो बाकी बचे 2 गुणखंड कैसे निकलेंगे। बाकी बचे 2 गुणखंड इस x-1 को, जो एक गुणखंड निकला है, एक गुणखंड तो ऐसे गुणखंड पर में से निकलेगा, उसको इस पूरे बड़े में भाग देने से निकलेगा। अब आप कहेंगे कि भाग क्यों दे रहा है भाई, आपको मैंने बोल दिया 15 बराबर 3 × 5 होता है, ठीक है। तो 15 का एक गुणखंड 3 है तो दूसरा 5 है नहीं है, और आपसे कहा जाएगा 3 अगर आपको दिया है 5 निकालो, तो 5 निकालने के लिए आप जो आपको गुणखंड मिल गया है 3, उससे 15 को भाग नहीं देंगे, तो उसको भाग देके तो दूसरा गुणखंड निकलेगा। तो आपने यही काम किया है, जो गुणखंड आपको यहाँ पर निकल गया है x-1 उससे भाग दे जाएगा। यही सारे प्रश्नों की ट्रिक है बच्चों, ठीक है। यानी अब अगर आप भाग देना सीख जाते हो बस, उसके बाद आप इस गुणखंड को विधि को सीख जाओगे।
ठीक है। अब भाग देना मैं आपको नया सिखाता हूँ, ये आपके लिए थोड़ा नया है, ठीक है, कैसे भाग देते हैं इसमें, ठीक है। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना, हालांकि हल्का आपने 8th क्लास में भी सीखा है, वहाँ पर उतना नहीं था डिटेल में, लेकिन अब यहाँ पर सीखिए। तो ऐसे आप भाग का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर जिससे भाग देना उसको रखते हैं, यहाँ पर जिसमें भाग देना उसको रखते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं इसमें है, ये भी वही जो नॉर्मल भागा जैसा है, जैसे पहले भागा के सवालों में जो घटाते हैं इसमें भी घटाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बीजगणित का घटाना है, कैसे घटाते हैं पहले आप समझिए। ये जब x-1 को यहाँ लिख दिया है तो इसकी सबसे बड़ी घात वाला पद x है, इसकी सबसे बड़ी घात वाला पद x³ है। हाँ एक बात और है, कभी कभी ये जो जिसमें भाग जो बड़ा वाला वो होगा बहुपद होगा, इसको ये गुणनखंड करने से पहले ही अगर कभी ये 3 घात वाला पहले है, x वाला बाद में है, फिर 2x² वाला है, तो इसको आप ऐसे घटते क्रम में लिख देंगे। 3 घात सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, ऐसे आपने कर देंगे। तो आपने यह तो ऑलरेडी ऐसी है, अगर कहीं नहीं होगा तो पहले वो कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर भाग देते समय उसी रूप में होना चाहिए, बड़ी घात छोटी घात छोटी घात छोटी घात, ठीक है। कभी ये 3 घात के बाद 2 घात वाला गायब हो गया, 3 घात के बाद सीधे 1 घात वाला है, चलेगा, लेकिन मतलब घट तो वो नहीं होना अलग चीज़ है, लेकिन है तो कम कम के रूप में ना। ऐसा नहीं कि 3 घात है फिर 1 घात है फिर 2 घात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आपको 3 घात सबसे बड़ी है, यहाँ यहाँ सबसे बड़ी 1 घात है। तो अब आपने ये करना है बच्चों, ये तो आपको समझ ही रहे हैं, आपने गुणा तो सीख रखा, भाग नहीं सीखा, तो गुणा तो आपने सीख रखा है, तो आपको पता है भागा का उल्टा गुणा होता है। हम पहले भी छोटी कक्षाओं में जब हमको बड़ी संख्याओं का, ये 3 अंकों की, हमें तो बाहर 3 अंक तो आते नहीं है, तो यहाँ पर जो 3 अंक की संख्या होती थी, यहाँ पर भी कोई संख्या होती थी, तो हम एक संख्या को बंद करके यहाँ ट्राई करते थे कि किससे गुणा करें। जैसे हमको यहाँ भागा इसमें देना है, तो यहाँ पर कोई संख्या रख के ट्राई करते थे कि इससे इसको गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, ये या तो बराबर आना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, चेक करते हैं। तो यहाँ उल्टा यही करते हैं, यानी भागा में गुणा को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखें कि ये वाला ये बन जाए, यानी जो उसके सबसे पहला वाला जो है सबसे बड़ी घात वाला पद इसमें यही माना जाएगा, इसमें सबसे बड़ी घात वाला ये माना जाएगा, यही है। तो इस x को x³ के साथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी चिन्ह के साथ। तो x को x³ बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, x² चाहिए। यहाँ देखो मैंने हिंट दे रखा है, x को x³ बनाने के लिए क्या चाहिए, x² चाहिए। अभी तो आपको ऐसा हो सकता है बच्चों, ये x³ नहीं होता, ये -2x³ होता, क्या होता, -2x³। तो x को x³ बनाने के लिए तो x² चाहिए, और बाकी -2 लगाने के लिए -2 जब यहाँ होगा, यहाँ तो -2 है नहीं, यहाँ तो ये समझ लो 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को अगर -2 से गुणा करेंगे तभी तो -2 आएगा। यानी x को पूरा -2x³ से गुणा करने के लिए -2x² चाहिए ना, ये यहाँ पर समझ जाएंगे कि -2x² चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पर -2x² लिख दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो संख्या लिख देते हैं इसके हिसाब से लिख देते हैं, और जैसी वो संख्या को, यहाँ पर संख्या का मतलब उस पद को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पद है, उस पद को जैसी लिख देंगे। अब उसको हमने लिया तो इसके और इसके हिसाब से है ना, मतलब अभी हमने इस -1 का तो कोई रोल नहीं लिया है, लेकिन है तो ये पूरा भाग तो पूरे का देना है, तो इसको तो हम केवल इसके हिसाब से सेट करेंगे कि इससे क्या, इसको किससे गुणा करेंगे ये मिल जाए। लेकिन जब इसको लिख देंगे, चाहे प्लस का है माइनस का है ना, मतलब चाहे कुछ भी है, तो लेकिन जब एक बार लिख देंगे तो बाद में फिर इसको नीचे क्या लिखेंगे भाई, नीचे गुणा करके तो यही आना चाहिए ना। तो नीचे गुणा केवल इतने को नहीं करेंगे, देखो ये इसको तो गुणा, खैर इसको तो गुणा करके यही आएगा। देखो x को गुणा कर, x² को हमने इसके हिसाब से सब x को जब x² से चेक करके तो हमने x³ बनाने की कोशिश करी है, तो यानी जब इसको आप ऐसे गुणा करेंगे, चाहे ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो, इसके नीचे तो वही आएगा। लेकिन बाद वो केवल इतने को गुणा नहीं करेगा, बाद में गुणा करते समय पूरे के साथ गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यानी इसको तो हम केवल इसके हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन जब गुणा करते समय वो इसको ही नहीं इसके साथ भी गुणा करेगा, और गुणा करके जो पद आएंगे उन्हें क्या करेंगे, सजातीय राशियों के नीचे लिखेंगे। सजातीय पद मैंने आपको पिछली बार इनका जोड़ना घटाना सिखा रखा है, बीजी बन जाएगा 8th क्लास में। तो गुणा करके हम जब ये पदों को लिखते हैं हमेशा क्या लिखते हैं, सजातीय पदों के नीचे लिखते हैं। तो जैसे इसको गुणा करके तो x³ इसके नीचे आएगा ही आएगा, और इसको गुणा करके -1 है तो x² को 1 से गुणा करके x² वाला आएगा। तो x² वाली लाइन कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, और चिन्ह क्या रहेगा उस पर, प्लस माइनस माइनस। तो x³ - x²। अब ये नीचे वाले पर ध्यान मत दो मैंने क्या लिखा है, केवल इसको देखो ही, x³ - x²। जब आपने लिख दिया फिर इसके नीचे पूरी लाइन डाल दोगे आप, ठीक है बच्चों, ये पूरी ऐसी लाइन डाल दोगे। अब क्या करते हैं, जैसे पुराने वाले भागा के सवालों में हम जो घटाते थे, तो ऐसे नीचे को घटाएंगे इसमें, ठीक है। और घटाने का मतलब बीजगणित में क्या होता है, जो ये चिन्ह तो इसके अपने हैं, ये इस पर प्लस का चिन्ह है, इस पर माइनस का चिन्ह है, जो चिन्ह इस पर प्लस का है इस पर माइनस का है, गुणा करके माइनस बना था। लेकिन घटाने का मतलब होता है बीजगणित में उसके चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, यानी ये प्लस वाले का चिन्ह माइनस, माइनस वाले का चिन्ह प्लस, ठीक है बच्चों। बस यानी आपने चिन्ह उल्टे कर दिए तो इसका मतलब आपने घटा दिया, ठीक है।
अब क्या करना है, अब जैसे मैंने आपको वही गुणांकों के नियम वाले जो ये प्लस वाले माइनस वाला नियम, यानी अभी चिन्ह उल्टे करने के बाद अभी इनमें से किस टाइप का बन रहा है, ये दोनों प्लस के हो गए हैं तो जोड़ दो प्लस में, दोनों माइनस में हो गए तो माइनस में जोड़ दो, एक प्लस एक माइनस हो गया तो काट दो, एक माइनस एक प्लस हो गया तो तब भी काट दो। ठीक है, दो प्रकार से जुड़ गया, दो प्रकार से कट गया। यानी कहने का मतलब है चिन्ह उल्टे करके उसमें ये चेक करो कि कौन सा प्लस माइनस का नियम लग रहा है। ठीक है, बस सीधी बात है। तो देखो इसके चुनने उल्टे करके देखो, ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि एक्स क्यूब तो आपने इसके बराबर ही बनाया था, इसके बराबर तो बन गया लेकिन कटा थोड़ी, कटा तो तब जब उसी के बराबर का चिन्ह माइनस हो जाए ना। अब यानी कहने का मतलब है अब यानी जो अब ये इन पर चिन्ह क्या काम करेगा, नीचे वाला, यानी ये एक्स क्यूब पर माइनस का चिन्ह काम करेगा। अभी प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, यानी समझ लीजिए ये +1 -1। ठीक है, पीछे का तो ये सेम है, जब 1 से -1 कट सकता है तो एक्स क्यूब तो सेम ही है ना, वो तो आपने पहले से जाती बना दी। और जैसे 1 -1 से क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर 4 -1 से कटता है ना, 1 आता है तो ये इसी का केस 1 -1 भी तो हो सकता है, यानी 1 -1 से 0, यानी जब सजाती पद एक नीचे ऊपर नीचे बराबर हो जाते हैं तो कट गए। लेकिन इनका क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला उत्तर में तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इन संख्याओं का क्या आएगा, ये 2 माइनस का 1 प्लस का, तो 2 और 1 यानी 2 और 1 का खेल है ये। तो 2 और 1 से या तो 3 आता है या 1 आता है, लेकिन 3 और -3, 3 -3 कब आएंगे, वो तो जब दोनों प्लस में होंगे दोनों माइनस में होंगे। लेकिन ये माइनस और प्लस है तो आपस में काटेंगे, काटने में कैसा होगा, काटने में 1 आएगा लेकिन 1 पर कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, ये -2 + 1, जैसे ये वाला केस हो गया ना, -4 + 3 यानी माइनस वाला ज़्यादा है तो कट के माइनस का 1 आया ना, ऐसे -2 + 1 से कट के माइनस का 1, और -1 को लिखा नहीं जाता, खाली माइनस लिखा जाता है। माइनस खाली माइनस का मतलब 1 है वो। ठीक है, अगर -2 होता है तो -2 लिखा जाता। तो कहने का मतलब है माइनस का 1 एक्स स्क्वायर हो गया। और बाकी बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें एक एक करके नहीं उतरता है, जिसमें एक स्टेप में जो कुछ तो कट जाते हैं, कुछ कट जाते हैं, कुछ सॉल्व होके हो जाते हैं, बाकी ये पूरे उतरते हैं। यानी इसके ये नहीं कि एक बार ये उतरेगा, ये पूरा एक साथ उतरेगा। यानी इसके बाद यानी एक स्टेप में गुणा करने के बाद जैसे हमने ये दो तो गुणा करके आए, बाकी ये पूरी लाइन यहाँ से डाल के पूरा उतरता है। ठीक है, तो ये 2 कट गए, इसको उतारने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इसको कभी कभी ऐसे काट भी देते हैं, काट कर न भी दिखाओ। ये कट गए, इनका सॉल्व होकर कुछ आ गया। कभी कभी तो क्या होगा, यहाँ भी कटेंगे यहाँ भी कटेंगे, केवल यही 2 उतरेंगे, इन्हीं में काम हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कट गए, इनका सॉल्व होकर आ गया, ये पूरे उतर गए। यानी अब अगले स्टेप में क्या आ गया हमारे पास, अगले स्टेप में भाग देने के लिए -x² -2। और बच्चों आपको हो गया, फिर दोबारा भाग क्यों दे रहे हैं, भाग तब तक देंगे, ये आप नोट कर लीजिए, भाग देना हमने तब तक शुरू करना है जैसे यहाँ भाग देने वाला जैसे क्या है 1 घात वाला है, तो यहाँ 1 घात से कम क्या होता है 0 घात। यानी जब तक यहाँ कोई x वाला है तब तक आप भाग देंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर x के बदले कुछ संख्या वाला आ जाता है, जैसे मैंने बोला 2 3 4 5, वो उसकी क्या होती है 0 घात होती है। तो 0 घात वाली यानी संख्या में उत्तर आ जाए तो उसमें आप भाग नहीं देंगे, तब आप भाग देना छोड़ देंगे। या तो संख्या में उत्तर आ जाए या खुद ही 0 आ जाए। हाँ, जीरो आने में हाँ, बल्कि हमको तो यहाँ पर संख्या भी नहीं आएगी, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 0 आएगा, यानी पूरा बार कट जाएगा, क्योंकि जब इसमें भाग देने में पूरी बार 0 आएगा तभी तो एक गुणखंड होगा ना इसका, क्योंकि यहाँ तो आना ही आना है। क्योंकि हम यहाँ पर तो हमने पहले दिखा दिया है कि ये पूरा अंदर का जिसमें भाग दे रहे हैं px है, और ये जिससे भाग दे रहे हैं वो उसका गुणखंड है। तो यानी ऊपर भाग दे के पूरी बार कटना चाहिए ना, 3 पंजे 15 होना चाहिए ना, 3 पंजे 15, यानी ऊपर क्या चीज़ को गुणखंड आएगी, तो यानी लास्ट में इसके सवाल में शेष 0 बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको जनरल भाग देना सिखा रहा हूँ, अगर कोई ऐसा भाग होता जिसमें शेष 0 नहीं बचता तो उसमें कहाँ पर छोड़ते हैं हम, यहाँ पर कोई अगर x वाले में भाग दे रहे हैं तो संख्या वाला बच जाए, या x² वाले से भाग दे रहे हैं तो x वाले से भाग दे रहे हैं तो संख्या बच जाए, x² वाले से भाग दे रहे हैं तो x घात वाला बच जाए, 3 घात वाले से भाग दे रहे हैं तो 2 घात वाला बच जाए, मतलब उससे छोटी घात का आ जाए। ठीक है, बराबर घात का भी है, अगर x -1 है यहाँ x + 1 आ गया या x -2 आ गया, मतलब x के रूप में आ गया, संख्या कुछ भी हो उसके पीछे, तो भाग देते रहेंगे। ठीक है, अब यानी अगले स्टेप में यह आ गया, अब तो देना ही देना है, ये तो x है x² है, तब बता रहा हूँ मैं, तो भाग देना ही देना है। और क्यों, अब इस x को जैसे हमने इस x को x क्यूब बनाने की कोशिश करी थी, अब इस x को -x² बनाने की कोशिश करेंगे, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ता है, और एक x को x² बनाने के लिए x से गुणा करना, यानी माइनस का x, यहाँ भी दिखा रखा मैंने, x को जो -x से करेंगे तो -x², यानी जैसे हमें -x से मिला बच्चों, अभी -x से पूरे को गुणा करेंगे, तो -x को इससे गुणा करके तो -x² बनेगा ही, और -1 के साथ गुणा करके माइनस प्लस x से कम x, और x किसके नीचे जाएगा, अपनी लाइन के नीचे जाएगा, x वाली लाइन ये है ना। और बाद में फिर क्या करना है, फिर ये तो गुणा करके आया है, उसके बाद फिर वही घटाने का, यहाँ पर घटाने का मतलब क्या होता है, चिन्ह उल्टे करना, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब जो ये नीचे माइनस चिन्ह लिखे इसका मतलब हमने इसको इसके साथ डील करना है और इसको इसके साथ डील करना है, यानी जो प्लस माइनस के नियम है,
इसमें तो प्लस माइनस के नियम ही क्या है, ये तो सीधे कट ही जाता है, क्योंकि तो ये तो जानबूझ के हमने उसी के बराबर बनाया था। ये देखो पहले हम जानबूझ के उसी को उसके बराबर बनाते हैं, बाद में चिन्ह उल्टे करते हैं तो कट ही गया वो। ये तो कट ही जाता है हर स्टेप में। यानी देख रहे हैं आप, जब बड़ी बड़ी सबसे बड़ी वाली घात को उसके बराबर बना रहे हैं, फिर जानबूझ के उसको काट दे रहे हैं, तो इसके मतलब सवाल नीचे को छोटा होते जा रहा है ना, इसलिए होता है ये। ठीक है, तो यानी ये तो कट ही गया। और यहाँ पर इनका क्या बना, ये प्लस वाले को माइनस, हमने जब माइनस बना दिया, अब देखो ये भी माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो माइनस दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। देखो माइनस का एक यानी माइनस का 2x, माइनस में जुड़ गए धन 2। अब यानी अब क्या हो गया, ये x है अगले स्टेप में, और ये -2x है, तो x को -2 बनाने, -2x बनाने के लिए जब -2 से गुणा नहीं करेंगे तभी तो -2 को x से करके -2x बनेगा। यानी अगली बार क्या लिखना पड़ेगा, -2। देखो पहली बार ये लिखा, दूसरी बार ये लिखा चिन्ह सहित, तीसरी बार ये लिखा -2। अब -2 को लिखा तो इसके हिसाब से, गुणा पूरे के साथ करेंगे, तो इसके साथ तो इसको गुणा करके जो आया, और फिर क्या हो, माइनस प्लस, माइनस उनके साथ प्लस का 2। अब आप देख रहे हैं, ये तो आप वैसे समझ लीजिए जैसे ये सेम चीज़ के नीचे सेम चीज़ आ गई ना, चिन्ह उल्टा करने में ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो जैसे माइनस वाले से प्लस कटा, प्लस वाले से माइनस कटा, यानी पूरा कट के एक क्रॉस आ गया, क्रॉस का मतलब 0। यानी जैसे वहाँ होता था 5 के नीचे 5 आ जाता था, ये समझ लो कि ये चीज़ के नीचे जब ये चीज़ और ये चीज़ के नीचे ये चीज़ आ गई ना, तो वहाँ तो सीधे माइनस करके आप काट देते थे, लेकिन यहाँ पर आपने दिखा दिया कि चिन्ह उल्टा करके ये प्लस बन गया, चिन्ह और माइनस, और जैसी सेम चीज़ प्लस माइनस में आ जाती है। ये समझिए कि अगर 5 के बगल में -5 लिखा है, यानी है तो उनका न्यूमेरिकल मान 5 ही, जैसे ये है तो न्यूमेरिकल मान उसका x² ही, लेकिन वो माइनस और प्लस है तो उसका न्यूमेरिकल मान x³ है, एक है प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो वो कट गए। ठीक है, हाँ, यानी कहने का मतलब है चिन्ह उल्टे करने के बाद सीधे उसको प्लस माइनस के नियम से देख देना है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस के नियम में मैंने ऐसा कर रखा है कि अलग अलग संख्या दे रखी है, तो ये संख्या कोई 4 धन 3 के लिए थोड़ी सकता है, ये 4 धन 4 के लिए भी तो हो सकता है। तो 4 धन 4 बराबर 8 हो जाएगा, -4 बराबर -8 हो जाएगा, और 4 - 4 बराबर 0 हो जाएगा, -4 धन 4 बराबर 0 हो जाएगा। ये यानी ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया है कि 4 और 3 से 2 बार जुड़ता है, 2 बार कटता है, लेकिन उसमें भी मैं अगर चाहूँ तो ये दोनों को एक ही अंक नहीं बना सकता था। तो ये वाला केस है ये, कि दो, जैसे ये इसका 4 - 3 बराबर 1 हो रहा था, अगर 4 भी प्लस का 3 माइनस का, तो 4 - 4 बराबर 0। ये यानी ये समझ लीजिए, ये इनमें जो जिसमें कट रहा है, ये तीसरा वाला नियम है, जिस तीसरे वाले नियम को कि दोनों एक ही अंक हैं। ठीक है, अब हमको इनकी भी जरूरत होती है, इनकी भी जरूरत होती है, तो ये समझिए तो क्यों करते हैं ये। ठीक है, तो एक समान चिन्ह हो, एक ही राशियाँ होगी लेकिन प्लस माइनस चिन्ह होगी, तो लास्ट वाले में तो ये भी प्लस माइनस एक ही राशि होगी, ये भी एक ही राशि होगी, तो लास्ट में पूरा कट गया। यानी कहने का मतलब लास्ट में ऐसे लिख दिया, तो कहने का मतलब है ये इसने इसको पूरी बार भाग दे दिया, तभी 0 शेष आ गया। अब बताइए बच्चों, जब 3 से 15 को भाग देके 5 भागफल हो गया, तो 15 बराबर 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब है ये px को मैं ये गुणा ये लिख दूंगा, तो इसलिए सीधे लिख दूंगा px बराबर x - 1 गुणा ये जो ऊपर को भाग दे के आ रखा है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने बोला ना लास्ट में px के ऐसे 3 टुकड़े होने चाहिए, तो एक टुकड़ा तो x - 1 पहले से मिला ही है। ठीक है, तो इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है। अभी पीछे अगले वाला स्टेप का जो है ये 2 घात वाला आ जाएगा। देखो, 1 घात वाले ने 3 घात वाले को भाग दिया, तो ऊपर 2 घात वाला आ गया, और 2 घात वाले के टुकड़े आप इस नियम से कर लेंगे जो आपको 2 घात वाले के टुकड़े करना सिखा रखा। तो जैसे 2 घात वाले के टुकड़े करके ऐसे 2 टुकड़े आ जाते हैं ना, ऐसे गुणा करके, तो आप ये समझ लीजिए एक टुकड़ा तो बाहर से मिला है, और इस अंदर वाले के 2 टुकड़े फिर ऐसे आ जाएंगे मिला के बाहर से। यानी जब ये इन दोनों को, ये इस पूरे को गुणा कर रहा है, यानी ये इस पूरे को गुणा कर रहा है। देखो ये इसने जब इस पूरे को गुणा करा, ये मिला ना, अब हमने इसको बार बार नहीं लिखा, तो खाली px नाम दे दिया, तो px बराबर ये गुणा ये लिखा हमने, तो px बराबर ये गुणा ये लिखा। तो अब ये खुद अपने आप में 2 टुकड़े गुणा के बराबर निकलता है। ये देखिए, ये अपने आप में खुद 2 टुकड़े गुणा के बराबर निकलता है, तो यानी ये खुद अपने आप में 2 टुकड़े गुणा के बराबर निकलेगा, और ये बाहर से एक टुकड़ा फिर गुणा है, तो ये गुणा में ये 2 टुकड़े गुणा हो जाएगा, तो 3 टुकड़े गुणा हुए ना हुए, तो ये आपके पूरा गुणनखंड हो जाता है। और इसके 2 टुकड़े गुणा के रूप में कैसे निकला, ये आपको हमने सिखाया रखा है। तो यहाँ क्या है, a के बदले 1, 2 के बदले c के बदले 2, तो 1 और 2 के ऐसे टुकड़े a और c को गुणा करके कितना हो गया, a गुणा c करके 2 हो गया। तो 2 के ऐसे टुकड़े जिनसे -1 आए, तो 2 को 2 से तो पहले समझ लीजिए कि क्या मिलता है, 2 और 1 लेंगे ना, 2 एकम 2 के तो एक ही जोड़े बननी है, 2 और 1 बस, और कोई दूसरी जोड़ी नहीं बन रही है। तो 2 और 1 से -1 कैसे आएगा, तब 2 को हम माइनस लेंगे और 1 को प्लस लेंगे। ये भाई 2 को माइनस और 1 को प्लस लेंगे ना, 2 गुणा करके तो 2 आ रहा है उनको, 1 दूनी 2 है ना, और उनको बीच में माइनस लाना है, तो -1 कैसे आएगा,
जब एक प्लस का लेंगे और दो माइनस का लेंगे, तो एक प्लस का दो माइनस का लेंगे तो एक और माइनस से -1 आएगा नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स -2x -2, तो इन जोड़ों की जोड़ी बनाई तो x इंटू एक्स प्लस 1। फिर देखो x को यहाँ रख दिया तो x से -2 कैसे बनेगा, -2 को बाहर से लिख के, तो -2 बाहर से लिख दिया एक्स प्लस 1। तो एक ब्रैकेट में तो ये अंदर की आ गया एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में ये आ गया x -2, और आपको हो गया ये वाला ब्रैकेट को लगा दिया, ताकि अभी हमको इसमें ऐसे वो करना है ना, क्योंकि हमको ये ब्रैकेट जो बाहर से लगा है ये तो पूरे को कर रहा है। तो अगर मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाता तो ऐसा लगता है कि ये इसके साथ ही एक के साथ ही कर रहा है। तो पहले इसको पूरा को अलग करके, ताकि ये तो अलग से लगाई है, ये अंदर की प्रोसेस में फिर टुकड़े होते हैं ना ज़्यादा, तो ज़्यादा टुकड़े होने में क्या होगा, फिर ऐसा लगेगा कि कहीं इसके साथ ही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो जो पूरा दोनों को लास्ट करके, जैसे आप जिनका लास्ट सॉल्व करके फिर दो ही बन जाएंगे ना अलग से, लास्ट में सॉल्व करके दो ही बन जाएंगे, तो फिर उनके साथ मिला दिया। तो इसलिए ये ब्रैकेट को और सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया, ताकि जब इसके दो, यहाँ पर तो सही था जब तक हमने इसके 4 बनाए, लेकिन 4 बनाते समय फिर इन दोनों का एक और ब्रैकेट बनता है, इन दोनों का एक और ब्रैकेट बनता है ना, है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लगाते समय इसको ब्रैकेट को ऐसे लगाया जाएगा, ताकि ये जो प्रोसेस चल रही है अंदर चल रही है, पहले से बाहर चल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से ये एक्स जब कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया, तो देखो एक्स रह गया, एक्स में 1 रह गया, यहाँ पर -2 एक्स प्लस 1 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन जब ये बन गया x -2 एक्स प्लस 1, तो बाद में अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं, अब तो दोनों टुकड़े के रूप में आ गए, तो अब इस ब्रैकेट को हटा दिया, x -1 x -2 एक्स प्लस 1। यानी कहने का मतलब है, आपको हम समझा दिया कि ये टुकड़ा तो पहले से मिलाइए, इसके आपने 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है। आप अगर इसको ब्रैकेट वाला आपको लग रहा है तो आप इसको भी अलग से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये तो आप गुणनखंड में सिखा रखा है कि जब जैसे आपने px वहाँ पर ये इंटू ये लिख दिया, ये भी आपको बता दिया मैंने, ये बराबर ये इंटू ये क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों गुणा करके वो आ रहा है। तो अगर इसका गुणनखंड आप कहीं पर अलग कर दीजिए कि इसके गुणनखंड ये 2 आते हैं, भाई इसके गुणनखंड ये 2 आएंगे ना, भाई इस प्रकार के बहुपद के गुणनखंड ऐसे 2 आते हैं, 2 खंडों में आते हैं, 2 रेखिक में आते हैं, 2 एक यानी ये 2 हाथ वाला है तो इसके 2 एक्स वाले हाथ वाला आएंगे। तो जब आपने इसके ये वाले दिखा दिए तो लास्ट में लिख देंगे आप, भाई इसके ये 2 हैं तो पूरे को मिला के ये और ये होंगे, किसी भी तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब px में क्या क्या शामिल है, एक तो ये गुणनखंड शामिल है जो सबसे फर्स्ट आपने उससे वो शून्य को उसको p1 को 0 रखने से निकाला था, ठीक है, गुणनखंड पद में से। बाद में उसको भाग दे के जो आया है उसके आपने फिर वही बीच वाले टर्म को तोड़ने वाली जो मेथड है, ठीक है, स्प्लिटिंग मिल्टर मेथड है, उसके 2 टुकड़े और निकाले, तो एक टुकड़ा वहाँ से मिला, 2 टुकड़े वहाँ से मिले, ठीक है। तो ऐसे करके यानी उस टुकड़े को पहले से अलग लिखते गए बाहर से, अंदर वाले के 2 टुकड़े हुए, तो लास्ट में 3 टुकड़े आपस में गुणे हुए, ये px के गुणनखंड हो गए, ठीक है बच्चों। ये अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप समझ लीजिए। कुछ इसमें पार्ट और हैं एग्जाम उसमें, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क हैं, आप उसे कर लीजिएंगे, ठीक है। इसके साथ ही ये प्रश्नावली भी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ मैंने पार्ट आपके लिए होमवर्क के छोड़े हैं, आप उन्हें करिए, बिल्कुल इसी तरह करिए, मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, बिल्कुल सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप उन्हें करिए, आप मुझे प्रश्न भेजिए, ठीक है, मुझे बताइए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत होगी, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कहिए, ठीक है। लेकिन मैंने पूरी तरह आपको ये समझा दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा खुद करके सीखेंगे तभी आपको बेटर समझ में मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। एक बार फिर से पूरी वीडियो को आप पूरे इसको आज के लेसन को पूरा दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।